So, good morning, students. Today we will start our chapter number 7, that is formation of company. एक कंपनी जिसका फॉर्मेशन के क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे उस कंपनी के फॉर्मेशन के लिए. So, in chapter 1, you have already read about what is a business. In chapter 2, you have read about the form of business organization in which we have already discussed the joint into family business, partnership, cooperative society and the company. अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज अ कंपनी. कंपनी होती क्या है. Okay, a company is an association of person formed for carrying out business activity and has a legal status independent of its member. मतलब कंपनी एक लोगों का ग्रुप है जिसमें जो कंपनी है खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सेपरेट पर्सन है अपने मेंबर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी. Okay, it is set up by registered under the Companies Act 2013. किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर किसी प्रीवियस लॉ के अंदर भी अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसे हम लीगल एंटिटी ही मानेंगे. The formation of company is a time-consuming, expensive, and complicated process. It involves the preparation of several documents and compliance with several legal requirements. कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा टफ है, इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज और बहुत ज्यादा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं. अब उसमें सारी देखो क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे. तो कंपनी की जो फॉर्मेशन के 4 मेजर स्टेप्स जिसे मैंने आपको बताया था कैसे लर्न करेंगे. फिक्स, जिसमें एस पहले आता है और सी बाद में आता है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या, प्रमोशन. प्रमोशन क्या होता है कि एक आइडिया आपके दिमाग में आना कि कंपनी कैसे स्टार्ट करें, हमें बिजनेस क्या करना है. जैसे कि मान लीजिए आप लोग बैठे हैं, आपको भूख लगी और आपको घर का खाना नहीं खाना, तो चलो खाने का आपका मन करा. अब मन करा, आपको बाहर जाने का भी मन नहीं है, आप और लेजी फील कर रहे हैं, तो आपने सोचा क्यों ना खाना ऑर्डर घर पे कर लिया जाए. ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिसमें खाना ऑर्डर घर पे कर लिया जाए. तो इस तरह प्रमोशन हुआ होगा, आइडिया आया होगा किसका, स्विगी और जोमैटो का. इसके अलावा आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास व्हीकल नहीं है और आपको लगा होगा कि ऐसा कुछ होता है कि मैं यहाँ पे रोड स्टेप पे ऑटो टैक्सी कैब बुला सकता, तो उस तरह ओला उबर का भी जन्म हुआ होगा. तो प्रमोशन का मतलब कुछ भी नहीं, एक आइडिया दिमाग में आना कि हमें बिजनेस क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं. तो ये आइडिया किसके दिमाग में आता है, एंटरप्रेन्योर के. लेकिन अगर हम लीगल उसके स्टेटस में बोले तो ये किसके दिमाग में आता है, प्रमोटर के. प्रमोटर को हम आगे और डिस्कस में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन. प्रमोशन के अंदर दिमाग में आइडिया आना, सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद जो स्टेप आता है वो है इनकॉर्पोरेशन. पेपर वर्क अगर सही है, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी पेपर जमा कराए गए हैं, जो भी डिपॉजिट कराए गए हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इसको कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं. इनकॉर्पोरेशन के बाद आप शेयर इशू करेंगे, सेबी से परमिशन लेंगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. उसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ओके, अब यहाँ पे देखो पॉइंट टू बी नोटेड. इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक से शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है. वहां पे चारों स्टेप जरूरी है. लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो स्टार्टिंग के केवल 2 ही स्टेप उसे करना पड़ता है. उसे केवल सारा प्रमोशन वर्क करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बस. प्रमोशन को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं. इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. इट रिफर्स टू डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो. एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड प्रॉपर्ली एंड मैनेजरियल एबिलिटी टू द बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट देयरफॉर. कि मतलब जो आपको आइडिया आया है वो प्रॉफिट मेक करने के लिए
है, उसके लिए टेक्निकल लेबर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फिनेंस अवेलेबल है, ये सब पूरी स्टडी करके ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो डिस्कवर करना फर्स्ट स्टेप है हमारा, डेट इज प्रमोशन ऑफ कंपनी। द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द टास्क ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज नोन एज प्रमोटर। तो जिसके दिमाग में आइडिया आया है, प्रमोटर, वो ही स्टार्टिंग के सारे स्टेप को कैरी फॉरवर्ड करता है। प्रमोटर कौन है यहाँ पे देखिए, प्रमोटर इज अ पर्सन हु conceives idea of starting a business, examining the feasibility idea, assembling various resources, prepare necessary document, perform other activity needed the commencement of the business। कि स्टार्टिंग की सारी फॉर्मेलिटी, सारे डॉक्यूमेंट, सारी फिजिबिलिटी स्टडी जो इंसान करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर कैन बी अ पर्सन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। हो सकता है कोई भी बिजनेस आइडिया केवल एक इंसान के दिमाग में आया हो या फिर पूरे ग्रुप के दिमाग में आया हो, तो प्रमोटर एक पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। प्रमोटर को डिफाइन करिए, देखिए, द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द टास्क ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में जितने भी टास्क होता है सब कौन परफॉर्म करता है, प्रमोटर। उसके बाद भी आप प्रोफेशनल हायर कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की जो भी फॉर्मेलिटीज है कौन करेगा, प्रमोटर। प्रमोटर इज अ पर्सन हु, ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन आता है तो। प्रमोटर इज अ पर्सन हु conceive the idea of starting a business, examine physics, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रमोटर कैन बी पर्सन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, ये भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया है। नेक्स्ट, कुछ हमारे दिमाग में कई बार आता है, क्या प्रमोटर एक एजेंट है? अभी जैसे मैंने कहा कि वो सारे स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटीज को पूरी करता है, तो फॉर्मेलिटीज पूरी तो एजेंट भी कर सकता है, तो क्या प्रमोटर को हम एक एजेंट मान लें? इसका आंसर क्या है, नो। प्रमोटर इज नॉट एन एजेंट। प्रमोटर नॉट एन एजेंट एज द कंपनी इज नॉट येट रजिस्टर्ड। कि कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, तो उसका एजेंट कैसे बन सकता है? जिस कंपनी का नाम ही नहीं है उसका कोई एजेंट कैसे हो सकता है? एंड ही इज पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमरली कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिम। तो जो प्रीमरली कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें कंपनी का नाम डिसाइड होता है केवल, उसके लिए लायबल कौन होता है, प्रमोटर होता है। प्रमोटर इज अ ट्रस्टी। ट्रस्ट मीन्स बिना किसी प्रॉफिट के अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो दैट इज ट्रस्टी। प्रमोटर इज नॉट ट्रस्टी बट ही स्टैंड इन द रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। हमने पढ़ा हुआ है कि हाँ उसका कंपनी है, उसका आइडिया है, तो वो अटमोस्ट गुड फेथ में कंपनी के लिए काम करता है। एंड शुड नॉट मिस यूज हिज पोजिशन, और उसको वो कभी भी अपनी पोजिशन का मिस यूज भी नहीं करता। वो कभी भी कंपनी के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करके प्रॉफिट भी नहीं कमा सकता। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आज अगर मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि हाँ मुझे एक ऐप ओपन करनी है और वो ऐप एक्स वाई जेड कुछ भी काम कर सकती है, तो क्या मैं आज ही उस पर काम करने लग जाऊं, आज ही उसको लॉन्च कर दूं? नो, आई विल फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि जब मेरा बिजनेस बेटर रन करेगा और मुझे हायर प्रॉफिट होगा। तो वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना काम किसका है, प्रमोटर का। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इन स्टडीज में क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखते हैं कि हमारा जो दिमाग में आइडिया है वो टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए टेक्निक्स अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए लेबर अवेलेबल है या नहीं है, मशीनरी अवेलेबल है या नहीं है, मतलब उसको बनाना भी पॉसिबल है या नहीं है। ये स्टडी करना टेक्निकल फिजिबिलिटी कहलाता है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बोलेंगे कि चलो जो भी हमारा आइडिया उसके लिए टेक्निक्स तो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, वो बन सकता है, लेकिन हो सकता है उसको बनाने में इतना पैसा चाहिए कि आप उसको अरेंज ही ना कर पाए। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो पैसा हमें बिजनेस के लिए चाहिए वो हम अरेंज भी कर पाएंगे या नहीं। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इसमें हम ये बात करते हैं कि ठीक है हमारे पास टेक्निक्स है, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, लोग उसको खरीदना भी चाहते हैं या नहीं है। तो ये सब आते हैं इकोनॉमिक। ये सारी स्टडी हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है नेम अप्रूवल।
जब कंपनी में हमने बेटर अपॉर्चुनिटी गैदर कर ली, फिजिबिलिटी स्टडी सब कुछ कर ली, तो अब हमें कंपनी का नेम अप्रूवल करवाना पड़ेगा। आपने कंपनी के बारे में सोचा है, किसी ऐप के बारे में सोचा है, तो आपने उसका नाम भी सोचा होगा। उस नेम को आप अप्रूव कराओगे कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में, जिसे हम कहते हैं ROC, रजिस्ट्रार्ड और कंपनी में जाके। कहाँ, कौन से रजिस्टर्ड और कंपनी में जाओगे? स्टेट रजिस्टर्ड। जहां पे भी आपकी कंपनी का हेड ऑफिस रहेगा, वहां पे आप कंपनी का नेम रजिस्टर्ड कराओगे। आप अपनी प्रेफरेंस बेस पे 3 नाम दोगे कंपनी को, रजिस्टर्ड ऑफिस को, और जो भी उनको सही लगेगा वो आपको अप्रूव नेम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिक्सिंग अप द सिग्नोरिटीज ऑफ MOA। अब इसके बाद जैसे ही नेम अप्रूवल हो जाता है बेटा, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। क्या प्रिपेयर करने पड़ता है? डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो MOA और AOA है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो फिक्सिंग ऑफ सिक्योरिटीज मतलब है कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन कंपनी के डायरेक्टर्स होने वाले हैं, जिनके सिग्नेचर आपको नीडेड होंगे। कहां पे? MOA में। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। अब जब कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाती है तो उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, और खुद तो प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसको क्या अपॉइंट करने पड़ेंगे? प्रोफेशनल, CA और CS अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो कि उनके लिए काम करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और ये जो CA क्या काम करेंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या प्रिपेयर करेंगे। तो इनका फंक्शन समझ में आ गए कि क्या प्रमोटर्स किस तरह का काम करते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आप आगे फ्यूचर में जाइए कोई कंपनी ओपन करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। द फर्स्ट इज MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड इज AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड इज कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। कंसेंट मतलब हाँ भी, राजीनामा जो भी है, सिग्नेचर ऑफ कंसेंट डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो क्या करने वाली है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या नाम है कंपनी का, कहाँ पे वो ओपन होने वाली है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, वो अभी क्या काम करेगी, वो फ्यूचर में क्या काम करेगी, उसमें कितनी कैपिटल वो अपना स्टार्ट, कितनी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, कितने शेयर इशू कर सकते हैं, कौन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में रिटर्न होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कंपनी को रजिस्टर्ड होने की जरूरत ही क्या है। भाई मेरी कंपनी का नेम क्या है, मेरी कंपनी कहाँ पर है, कितनी कैपिटल है, तो जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं उनको तो पता ही होगा ना। जैसे मेरी कंपनी के तुम लोग शेयर होल्डर्स हो, आप लोग शेयर होल्डर्स हो, तो आपको तो पता है मेरी कंपनी का क्या नाम है, कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ है, क्या कैपिटल है। तो मुझे रजिस्टर करवाने की जरूरत ही क्या है, मुझे रजिस्टर करवाने की जरूरत ही क्या है। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल, जो लोग रजिस्टर्ड कंपनी उनके लिए नहीं होती है जो आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं, रजिस्टर उनके लिए होती है जो नए लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो मेरे पे जो नए लोग मुझसे बिजनेस करना चाहते हैं, जो नए लोग मेरा शेयर खरीदना चाहते हैं, वो मेरा MOA पढ़ के पूरा मेरी कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि एक लीगल कंपनी है, ये कोई भी लीगल वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, जो भी काम करती है सारे इसके MOA में रिटर्न। ठीक है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, इट मींस नोन एज चार्टेड ऑफ द कंपनी। क्या बोला जाता है इसको? MOA contains the power of objectives of the company, मतलब सारी powers and objectives उसमें written form में होते हैं। It defines the scope and operations of its relation with the investor outside world। सब कुछ लिखा हुआ होता है इसमें, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, सभी की लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल कितनी है, ठीक है ना। क्लॉजेस बन के होते हैं। सबसे पहले होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा होगा कि कंपनी का नाम क्या है, और नाम कौन सा लिखना है, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में अप्रूव हुआ है। उसके बाद में कैपिटल क्लॉज कि टोटल कैपिटल कितना शेयर इशू कर सकती है कंपनी। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे पूरा दे रखा है। नेम क्लॉज कि कंपनी का नेम क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्लॉज कंपनी क्या इन फ्यूचर वर्क करने वाली है और अभी क्या वर्क करने वाली है, वो सभी ऑब्जेक्टिव में लिखे रहेंगे। लायबिलिटी क्लॉज कि कितने शेयर होल्डर्स का कितना पैसा हमारे पास आ गया है और कितने के लिए वो लायबल है अभी भी।
कैपिटल क्लॉज की ओवरऑल कितने कैपिटल कंपनी यूज करने वाली है। नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लॉज कि अगर आपके कोई एग्रीमेंट है, सिग्योरिटीज है, तो वो आपके जो डायरेक्टर्स है उनके सिग्नेचर्स कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं और उन्होंने उनका भी इसमें क्या बोलेंगे, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी इसमें सहमत है। डोमिसाइल मतलब, डोमिसाइल का मतलब होता है कि जहां आप रहते हो, ऑफिस का एड्रेस, डोमिसाइल कॉज। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कंपनी के अंदर के रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेक श्योर कि जो एमओ है उसी को ही फॉलो करे, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करने चाहिए। इट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये मैं बता चुकी हूँ। इट इज सब्सिडरी ऑफ एमओए, हेंस कैन नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच अगेंस्ट एमओए। ये एमओए का सब्सिडरी है, इसको एमओए कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एमओए के बाहर जाती हो। ओके, टेबल एफ जो है ये आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, इसमें इसका मॉड्यूल दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे हमारा प्रमोशन स्टेप कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप कंपनी ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हो, उसके बाद में कंपनी रजिस्ट्रार्ड आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन, जिस डेट को, जिस सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी हुई होती है उस दिन से कंपनी का बर्थ माना जाता है, मतलब कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है वो। ओके, this is second stage of formation of a company. This means register of a company under the Companies Act 2013. After the registration approval, name following step will be followed. ठीक है, अगर नेम अप्रूवल होने के बाद में हमें क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं, एमओए को फिल करना पड़ता है, एओए को फिल करना पड़ता है, कंसेंट प्रपोज डायरेक्टर एग्रीमेंट, अगर कोई डायरेक्टर के साथ आपका कुछ एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो वो भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, नोटिस ऑफ एक्सचेंज एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। एग्जैक्ट एड्रेस पहले नहीं दिया था, पहले हमने स्टेट बताया था कि हमारा इस स्टेट में ऑफिस रहेगा, लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट एड्रेस हेड ऑफिस को देना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ फीस, आपने जो गवर्नमेंट को कुछ फीस डिपॉजिट कराई होगी कंपनी रजिस्ट्रार के समय, तो उसकी रिसिप्ट देनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आल्सो नोन एज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। तो ये बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने के लिए है नहीं। ये देखो इस तरह का होता है कुछ कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, नेम ऑफ द कंपनी, और यहाँ पे कि कंपनी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको रजिस्टर्ड करा है, और यहाँ पे जो उसने पैसे जमा करा दिए, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे साइन और सील रहती है, और इसमें डेट भी मेंशन रहती है कि कंपनी किस दिन रजिस्टर्ड हुई थी। अब इफेक्ट क्या है, कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेशन में आती है क्या क्या वो इफेक्ट उसके पड़ते हैं। अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट ऑफ प्रिंटेड सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, जो डेट उसमें प्रिंट होगी उस दिन कंपनी का जन्म हुआ रहता है। कंपनी गेट अ स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, अब वो अपने एम्प्लॉय से, अपने डायरेक्टर से क्या हो गई है, सेपरेट, वो खुद की अलग एंटिटी बन गई है। कंपनी कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी अपने नाम पे बिजनेस कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। Issue certificate will make the incorporation valid if a person has forced a signature. The registrar should be very careful before issuing this. ठीक है, ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, अगर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को फोर्स करा गया इस पे साइन करने के लिए, फिर भी वैलिड ही माना जाएगा। इसलिए किसी भी रजिस्ट्रार को इसको साइन करने से पहले बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। A private company immediately commence the business. प्राइवेट कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते से ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है। ये एमओ और एओ का डिफरेंस है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और इससे आप पढ़ लेना। लास्ट हमारा आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कि इनकॉर्पोरेशन में हम आ गए, काम स्टार्ट हमने कर दिया, उसके लिए हमें पैसे की नीड है, हम पैसा कहां से लेकर आएंगे। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी हैज टू रेज द नेसेसरी कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, या तो शेयर इशू करेंगे या तो डिबेंचर्स। तो इसमें क्या स्टेप फॉलो होंगे, सबसे पहले आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं इतने शेयर इस रेट पे बेचने वाला हूं, मेरा ये प्रोस्पेक्टस है,
तो क्या मैं भेज सकता हूँ? अगर सेबी ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद में आप शेयर इशू कर सकते हो। इसके बाद में फिलिंग द प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? ये एक इन्विटेशन होता है शेयर खरीदने के लिए, जब हम शेयर होल्डर्स को या फिर पर्सन को इन्वाइट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, इसके अलावा फिर यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे फॉर्मेलिटी चलती है, तो यहाँ पे हम बैंकर, ब्रोकर या अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं। अंडर राइटर क्या होता है? अंडर राइटर वो पर्सन है कि जब हम प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो अगर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो सारे शेयर ये खरीद लेता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि कंपनी किसी भी ने रूल बनाया है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, मान लो कि हमने 1 लाख शेयर इशू करने के लिए इन्विटेशन भेजा, प्रोस्पेक्टस भेजा, तो हमारे पास उसका 90% एप्लीकेशन अमाउंट आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 90,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा और आप शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, आपको एप्लीकेशन मनी सबको वापस से रिटर्न करनी पड़ेगी। ये तो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मान लो आपने 1 लाख शेयर इशू करने के लिए इन्विटेशन भेजा और एप्लीकेशन आई 1,20,000 की, तो 1,20,000 तो इशू नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, शेयर 1 लाख ही इशू करेंगे, बाकी के 20,000 को हम लोग वापस एप्लीकेशन अमाउंट लौटा देंगे। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गया, उसके बाद आप एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन लिखोगे कि मेरे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया है 90% के लिए, तो क्या मैं अब उनको अलॉटमेंट कर दूं शेयर? तो वहां से जब परमिशन अगर नहीं आई तो उसको ना ही माना जाएगा। अगर वहां से परमिशन नहीं आती तो आपको सारे के सारे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। अगर वहां से परमिशन आ गई तो आप क्या करोगे, शेयर्स को अलॉट कर दोगे। अभी किसी ने जितने भी शेयर मांगे उसके अकॉर्डिंगली आप, और अगर किसी ने ज्यादा की एप्लीकेशन दी थी और आप उसको कम अलॉट कर रहे हो तो बाकी बचा हुआ पैसा उसको अलॉट कर दो। तो एक छोटा सा इस चैप्टर को मैंने कन्वर्ट कर दिया पीपीटी में। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा कंपनी फॉर्मेशन, जिसमें हमने 3 स्टेप पढ़े थे। एक जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो आपके कोर्स में अभी नहीं है। अगर आप सीए करने वाले हो तो अब ये आगे जो ये मान लीजिए कि 0.01% पढ़ रहे हो आप। जब सीए फाउंडेशन में जाएंगे तो इसका पूरा एक बड़ा कंपनी लॉ करके है। तो हमने कौन कौन से स्टेप पढ़े हैं? सबसे पहले प्रमोशन, जो कि कौन करता है? प्रमोटर। नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन, एंड लास्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है।